आज हम एडगर एलन पो की लघु कथा द कास्क ऑफ एमंटिलाडो पढ़ेंगे। फोर्चुनाटो द्वारा दी गई हजारों चोटों को मैं जितना अच्छे से सह सकता था मैंने सहा, पर जब वह बेइज्जती पर उतर आया तो मैंने बदला लेने की सौगंध खाई। हालांकि आप, जो मेरी आत्मा के स्वभाव को भली भांति जानते हैं, यह नहीं मानेंगे कि मैंने धमकी बोलकर दी। यह बात तो पक्के तौर पर तय थी कि समय आने पर मैं बदला लूंगा, पर जिस दृढ़ता के साथ मैंने यह संकल्प किया था, खतरे की संभावना को नामुमकिन बना देता था। मैं न केवल उसे सजा दूंगा, बल्कि ऐसी सजा दूंगा जिससे मुझे नुकसान न हो। एक बुराई का उपचार नहीं होता जब तक कि बुराई का इलाज करने वाला का हिसाब बदले द्वारा बराबर न हो जाए। वह उतना ही बगैर उपचार के रहता है जब तक कि बदला लेने वाला खुद को उस व्यक्ति जैसा नहीं महसूस करवा पाता जिसने उसके साथ बुरा किया था। इस बात को समझा जाना चाहिए कि न शब्द से और न ही अपने काम से मैंने फॉर्चूनाटो को अपनी वास्तविक मंशा पर शक करने की वजह दी। उसके सामने मुस्कुराकर मैं वैसा ही करता रहा जैसा मेरा स्वभाव था, और उसे यह महसूस नहीं हुआ कि इस समय मेरी मुस्कुराहट उसकी बलि के विचार से थी। उसका यह कमजोर पहलू था। यह फॉर्चूनाटो हालांकि बाकी लिहाजों से ऐसा आदमी था जिसका सम्मान किया जाए और जिससे डरा भी जाए। वह अपनी शराब की परख के लिए खुद पर नाच करता था। इटली के कुछ लोगों का सच में गुणी स्वभाव होता है। ज्यादातर उनका उत्साह समय और मौके के अनुसार ब्रिटिश और ऑस्ट्रिया के लखपतियों के साथ धोखेबाजी करने के लिए अपनाया जाता है। पेंटिंग में और रत्न विज्ञान में फॉर्चूनाटो अपने देशवासियों की तरह ढोंगी था, पर पुरानी शराबों के मामले में वह खरा था। इस संबंध में मैं उससे मूलतः अलग नहीं था। मैं इटालियन विंटेज का जानकार था और उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदता जब मैं ऐसा कर सकता। एक शाम, लगभग गोधूली का समय था, जब मेरा अपने मित्र से कार्निवल सीजन में भीषण उन्माद के दौरान सामना हुआ। उसने बहुत जिंदा-दिली से मुझसे बात की, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा पी चुका था। उस आदमी ने मोटे ले पहन रखा था। उसने कसी हुई रंग-बिरंगी धारीदार पोशाक पहन रखी थी और उसके सिर पर शंकु आकार की टोपी और घंटियाँ लगी थी। मैं उससे मिलकर इतना खुश था कि मुझे लगा कि मुझे कभी उसका हाथ मरोड़ना बंद नहीं करना चाहिए था। मैंने उससे कहा, "मेरे प्यारे फॉर्चूनाटो, सौभाग्यवश तुमसे मिलना हो गया। आज तुम कितने आश्चर्यजनक रूप से अच्छे दिख रहे हो। पर मैंने एक पीपा लिया है जिसे एमनटिलाडो माना जाता है। भी मुझे शंका है।" "कैसे?" वो बोला। "एमनटिलाडो, पीपा? असंभव! और कार्निवल के बीच में?" "मुझे संशय है," मैंने जवाब दिया। "और मैं इतना बेवकूफ था कि मैंने बिना तुमसे इस मामले में सलाह लिए एमनटिलाडो की कीमत का पूरा भुगतान कर दिया। तुम मिल नहीं रहे थे और मुझे सौदा गंवाने का डर था। एमनटिलाडो, मुझे संशय है। एमनटिलाडो, और मुझे उसे दूर करना होगा। एमनटिलाडो, क्योंकि तुम अभी व्यस्त हो, मैं लुचेसी के पास जा रहा हूँ। अगर किसी के पास विवेचना करने की क्षमता है तो वह है। वह मुझे बता देगा। लुचेसी एमनटिलाडो और शेरी में फर्क नहीं जानता, और इसके बावजूद कुछ बेवकूफ का यह मानना है कि उसका स्वाद तुम्हारे टक्कर का है। आओ, हम चलते हैं।" "कहाँ पर?" "तुम्हारे तहखाने में।" "नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हुए तुम पर यह थोप नहीं सकता। मैं समझ सकता हूँ कि तुम व्यस्त हो, लुचेसी। मैं बिल्कुल व्यस्त नहीं हूँ। चलो।" "नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें मना व्यस्तता की वजह से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भीषण ठंड की वजह से कर रहा हूँ, जिससे तुम्हें तकलीफ हो सकती है। तहखाने असह्य सीलन से भरे हैं, उन पर नाइटर की परत चढ़ी है। फिर भी आओ, हम चलते हैं। ठंड कुछ नहीं है। अमंटिलाडो, तुम्हें धोखा दिया गया है, और यही बात लुचेसी की। वह शेरी और एमंटिलाडो में फर्क नहीं जानता।" यह कहते हुए फॉर्चूनाटो ने मेरी बाह को पकड़ लिया। काले रेशम का नकाब लगाते हुए और अपने करीब अपने लबादे को खींचते हुए अपनी कोठी में ले जाने के लिए मैं उसको सहने लगा। घर पर कोई नौकर नहीं थे। वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए मौज मस्ती करने बाहर चले गए थे। मैंने उनसे कहा था कि मैं सुबह तक नहीं लौटूंगा, और मैंने उनको साफ आदेश दिया था कि वे घर से न हिले। यह आदेश पर्याप्त था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि यकीनन मैं जैसे ही अपनी पीठ घुमाऊंगा, सब के सब तुरंत गायब हो जाएंगे।
मैंने उनके चिरागदान से 2 मशालें ली और एक फॉर्चूनाटो को दी। एक आज्ञाकारी व्यक्ति की तरह उसे कमरों की श्रृंखला से तहखानों की ओर जाने वाले मेहराबदार रास्ते से ले गया। मैं एक लंबी और घुमावदार सीढ़ियों पर से नीचे गया और उससे सावधान रहने को कहा। जब वह मेरे पीछे आ रहा था, कुछ देर बाद हम लोग उतर कर नीचे आ गए और हम मोटेसर खानदान के कब्र के तहखाने की ठंडी जमीन पर साथ खड़े थे। मेरे दोस्त की चाल लड़खड़ा रही थी और उसकी टोपी की घंटियां उसके लंबे कदमों के साथ खनखना रही थी। पीपा, वह बोला। वह और आगे है, मैंने कहा, पर सफेद जाले के काम को देखो जो इन गुफा की दीवारों में चमक रहे हैं। वो मेरी ओर पलटा और उसने मेरी आंखों में अपनी धुंधली आंखों से झांका, जिनमें नशे की वजह से पानी भरा था। नाइटर, उसने बहुत देर बाद पूछा। नाइटर, मैंने जवाब दिया। कितने समय से तुम्हें वह खांसी है? वह बहुत देर तक खांसा। मेरे बेचारे दोस्त को कई मिनटों तक जवाब देना असंभव लगा। यह कुछ भी नहीं है, वह अंत में बोला। आओ, मैंने निर्णयपूर्वक कहा, हम वापस चलेंगे। तुम्हारी सेहत अमूल्य है। तुम अमीर, सम्मानित, सराहना योग्य और चहेते व्यक्ति हो। तुम वैसे ही सुखी हो जैसा एक समय मैं था। तुम ऐसे आदमी हो जिसकी कमी महसूस होगी। मेरे लिए यह कोई बात नहीं है। हम वापस चलते हैं। तुम बीमार हो जाओगे और मैं जिम्मेदार नहीं होना चाहता। इसके अलावा वहाँ लुचेसी है। बस, वो बोला। खांसी कुछ नहीं है। यह मुझे नहीं मारेगी। मैं खांसी से नहीं मरूंगा। सही है, सही है, मैंने जवाब दिया। और सच में, मेरा तुम्हें बेवजह डराने का इरादा नहीं, पर तुम्हें सारी उचित सावधानी बरतनी चाहिए। इस मोड़े की एक घूंट हमें सीलन से बचाएगी। यह कहकर मैंने उस बोतल को गले से तोड़ दिया, जिसे मैंने सांचे पर रखी उसके जैसी बोतल की लंबी कतार से निकाला था। पियो, मैंने उसे शराब देते हुए कहा। उसने उसे लालच भरी मुस्कान से देखते हुए अपने होठों तक उठाया। वह रुका और उसने मुझे देखकर चिर परिचित तरीके से हिल वह रुका और उसने मुझे देखकर चिर परिचित तरीके से सिर हिलाया। जब उसकी घंटियां खनखना रही थी। मैं पीता हूँ, वह बोला। उन दफनाए गए लोग हमारे इर्द गिर्द सो रहे हैं और मैं पीता हूँ तुम्हारी लंबी जिंदगी के लिए। उसने पुनः मेरी बाह को पकड़ा और हम आगे बढ़े। यह तहखाने, वह बोला, बहुत बड़े हैं। मोट्रेसर्स, मैंने जवाब दिया। एक बहुत बड़ा और भरा पूरा परिवार था। मैं तुम्हारे कुल चिन्ह को भूल जाता हूँ। आसमानी रंग के स्थान में एक सुनहरे रंग का विशालकाय इंसानी पाँव है। वह पाँव उस सांप को कुचल रहा है जिसका दंश उसकी एड़ी में गड़ा है। और इसका मतलब, जो मुझे चोट पहुंचाएगा सजा से नहीं बच सकता। अच्छा, वो बोला। उसकी आंखों में शराब चमकने लगी और घंटियां खनखनाने लगी। मेडोक से मेरी खुद की इच्छा ताजा होने लगी। हम हड्डियों के ढेर वाले दीवार, जहां छोटे और बड़े पीपे मिले जुले रखे थे, से गुजर कर कमरों के तहखाने के सबसे अंदरूनी कोनों में गए। मैं पुनः रुका और इस बार मैंने फॉर्चूनाटो की बांह उसकी कूहनी के ऊपर से पकड़ने की दृष्टता की। नाइटर, मैंने कहा, देखो, यह बढ़ गया है। यह तहखानों में काई की तरह लटक रहा है। हम नदी के तल के नीचे हैं। नमी की बूंदें हड्डियों में रिस रही है। आओ, हम वापस चलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारी खांसी? यह कुछ भी नहीं है, वो बोला। हमें आगे बढ़ना चाहिए, मगर पहले मेडोक की एक और घूंट ले लेते हैं। मैं रुका और उसकी ओर डिग्रेव की सुराही बढ़ाई। उसने उसे एक सांस में खाली कर दिया। उसकी आंखें तेज रोशनी सी चमकने लगी। वह हंसा और उसने एक इशारा करके बोतल को ऊपर उछाला, जिसे मैं नहीं समझ पाया। मैंने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। उसने उस क्रिया को फिर दोहराया, जो विलक्षण थी। तुम नहीं समझ पाए, वह बोला। मैं नहीं समझ पाया, मैंने उत्तर दिया। तब तुम संघ से नहीं हो? क्या मतलब? तुम राजगीरों में से नहीं हो? हाँ हाँ, मैंने कहा। हाँ हाँ, तुम असंभव एक मिस्त्री मिस्त्री, मैंने उत्तर दिया। कोई निशान? वो बोला। यह रही। अपने लबादे के मोड़ों के भीतर से एक कन्नी को निकालते हुए मैंने उत्तर दिया। तुम मजाक कर रहे हो। वो कुछ कदम पीछे ठिठक कर चिल्लाया। मगर चलो, हम एमंटिलाडो की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही करते हैं, मैंने औजार को अपने लबादे में फिर से रखते हुए कहा। और पुनः मैंने अपनी बाँह उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा दी। वह पूरे वजन से उसके सहारे टिक गया। हम फिर से अमंटिलाडो की खोज में
अपने रास्ते पर चलने लगे। हम नीची महराबों की कतार से होकर गुजरे, उतर कर आगे बढ़े और फिर उतरते हुए एक गहरे तहखाने में पहुंचे, जिसमें की हवा की दुर्गंध से हमारी मशालों की लपटें लपलपाने की जगह स्थिर हो गई। तहखाने के सबसे एकांत कोने पर एक अन्य कम जगह वाली कोठर दिखी। उसकी दीवार पर इंसानी अवशेषों, जिनका ढेर तहखाने में सिर के ऊपर तक जाता था, की पंक्तियां लगी थी, जैसा पेरिस की कब्रों के तहखानों में होता है। इस अंदरूनी तहखाने के तीन किनारे भी इसी प्रकार सजे थे। चौथे से हड्डियां नीचे गिरा दी गई थी, जो एक जगह पर कुछ बड़ा सा ढेर बनाते हुए भूमि पर इधर उधर बिखरी पड़ी थी। दीवारों के अंदर जैसा हड्डियों के हट जाने से उजागर हो गया था, हमने एक भीतर खाली जगह को भी देखा, जिसकी गहराई करीब 4 फीट रही होगी, चौड़ाई 3 फीट और ऊंचाई 6 या 7 फीट। वह खुद के किसी खास उपयोग के लिए बनाई गई नहीं लगती थी, परंतु वह केवल तहखाने की छत के दो विशालकाय खंभों के बीच अंतराल बनाती थी और उसके पीछे की तरफ उनको चारों ओर से घेरने वाली ठोस ग्रेनाइट की दीवारों में से एक दीवार थी। फोर्चुनाटो द्वारा अपनी मध्यम मशाल को उठाकर खाली जगह की गहराई में ताक झांक करने की कोशिश व्यर्थ थी। उसकी कमजोर रोशनी के खत्म हो जाने से हम देखने में असमर्थ हो गए। आगे बढ़ो, मैंने कहा। यहीं पर अमंटिलाडो है। रही बात लुचेसी की, वह एक मूर्ख है। लड़खड़ाते कदम से आगे बढ़ते हुए मेरा दोस्त बीच में बोल पड़ा। उस अवधि में मैंने तुरंत उसका अनुसरण किया। एक क्षण में वह खाली जगह के सिरे तक पहुंच गया और अपने रास्ते को पत्थर द्वारा बाधित देखकर मूर्खतापूर्वक हैरान खड़ा हो गया। एक और क्षण बीता और मैंने उसे ग्रेनाइट की दीवार में बांध दिया। दीवार की सतह पर दो लोहे की हथकड़ियां थी, जो एक दूसरे से लगभग 2 फीट की दूरी पर आड़ी लगी थी। इनमें से एक में एक छोटी सी चेन टिकी थी, दूसरी में एक ताला था। उसकी कमर के इर्द गिर्द कड़ियों को फेंक कर उसको ताला बंद करना केवल कुछ सेकंडों का काम था। वह इतना ठगा सा रह गया कि वह विरोध नहीं कर पाया। चाबी निकालकर मैं उस खाली जगह से पीछे हट गया। अपना हाथ, मैंने कहा, दीवार पर फिराओ। तुम नाइटर को महसूस किए बगैर नहीं रह सकते हो। सच में, यह बहुत छीलन भरी है। एक बार और मैं तुमसे वापस लौटने की प्रार्थना करता हूँ। नहीं, तब मुझे निश्चित रूप से तुमसे विदा लेना चाहिए। मगर पहले मुझे तुम्हें सारी ध्यान रखने वाली छोटी बातें बता देनी चाहिए जो मेरे बस में है। एमनटिलाडो, अभी भी अपने आश्चर्य से बगैर उभरे मेरा दोस्त चिल्ला पड़ा। बिल्कुल सही, मैंने जवाब दिया। एमनटिलाडो। जैसे ही मैंने यह शब्द कहे, मैं खुद हड्डियों के ढेर में, जिनके बारे में मैंने पहले बताया, व्यस्त हो गया। उनको किनारे फेंकते हुए मैंने शीघ्र ही इमारत बनाने वाले पत्थर और चूना गारा बाहर निकाला। इन सामग्रियों से और अपनी कन्नी की मदद से मैंने जोश से खाली जगह के प्रवेश पर दीवार बनाना शुरू कर दिया। मुश्किल से मैंने अपनी ईंट और मसाले की पहली कतार रखी थी जब मैंने पाया कि फोर्चुनाटो का नशा काफी हद तक उतर चुका था। इसका सबसे शुरुआती संकेत मुझे खाली जगह की गहराई से धीमी करासी रोने की आवाज के रूप में मिली। वह रोना किसी नशे में धुत आदमी का नहीं था। इसके बाद एक लंबी और कठोर चुप्पी छा गई। मैंने दूसरी कतार को रखा, फिर तीसरी और चौथी, और उसके बाद मैंने जंजीरों का उग्र खड़खड़ाना सुना। शोर कुछ मिनटों तक चलता रहा, जिस दौरान मैंने अपना काम करना बंद कर दिया और हड्डियों पर बैठकर काफी ध्यान से और बहुत संतुष्टता से सुनता रहा। अंत में जब खनखनाहट कम हुई, मैंने कन्नी का इस्तेमाल पुनः शुरू किया और बिना रुके पांचवी, छठवीं और सातवीं कतार को पूरा कर लिया। दीवार अब लगभग मेरी छाती की ऊंचाई पर थी। मैं रुका और निर्माण के ऊपर मशाल पकड़कर थोड़ी हल्की किरण भीतर की आकृति पर डाली। ऐसा लगा जैसे बंधी हुई आकृति के गले से निकलती एक के बाद एक तीव्र और तीखी चीखों से मैं जोर से पीछे धकेल उठा। भर के लिए मैं हिचकिचाया, मैं कांप गया। मैंने म्यान से अपनी तलवार निकाली और उससे उसे खाली जगह को टटोलना शुरू किया। पर भल सोचने पर मुझ में पुनः हिम्मत आई। मैंने अपने हाथ को कब्रों के ठोस ढांचे पर रखा और संतुष्ट महसूस करने लगा। मैं दोबारा दीवार के पास गया। मैंने उसकी चीखों का जवाब दिया, जो शोर कर रही थी। मैंने पुनः प्रतिध्वनित किया। मैंने सहायता की। मैंने उन्हें स्वर की उच्चता और प्रबलता में पछाड़ दिया। मेरे ऐसा करने पर शोर मचाने वाला शांत हो गया। अब मध्यरात्रि हो गई थी और मेरा काम अंत के नजदीक पहुंच रहा था। मैंने
8वीं और 9वीं और 10वीं कतार को पूरा कर लिया था। मैंने अंतिम और 11वीं का एक भाग कर लिया था, केवल एक ही पत्थर जोड़ना और प्लास्टर करना रह गया था। मैंने मुश्किल से उस पत्थर के वजन को उठाया। मैंने आंशिक रूप से उसे उसकी निर्धारित जगह पर रखा। पर अब खाली जगह से एक धीमी हँसने की आवाज़ आई, जिसने मेरे सिर के बाल खड़े कर दिए। फिर एक दूरी आवाज़ ने उसकी जगह ले ली, जिसे मैं मुश्किल से पहचान पाया कि वह महान फॉर्चूनाटो की थी। आवाज़ ने कहा, "हा हा हा! बहुत अच्छा मज़ाक है, सच में, एक बढ़िया मज़ाक। हम सब कोठे में इसके लिए खूब जमकर हँसेंगे। हे, अपनी शराब के साथ।" एमनटिलाडो, मैं बोला, "हा हा हा! एमनटिलाडो पर क्या देर नहीं हो रही है? क्या वे कोठी पर हमारे इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे? लेडी फॉर्चूनाटो और बाकी लोग, चलो हम चलते हैं।" हाँ, मैं बोला, "भगवान के लिए।" पर इन शब्दों का जवाब सुनने के लिए मेरा ध्यान लगाकर सुनना व्यर्थ था। मैं बेचैन हो गया। मैंने जोर से पुकारा, "फॉर्चूनाटो!" कोई जवाब नहीं। मैंने फिर से पुकारा, "फॉर्चूनाटो!" अब भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने बचे हुए छेद में मशाल को डाला और उसे अंदर गिरे जाने दिया। जवाब में बाहर केवल घंटियों की खनखनाहट आई। कब्रों के तहखाने की सीलन से मेरा दिल बीमार-सा महसूस करने लगा। मैंने अपने काम को खत्म करने के लिए शीघ्रता की। मैंने अंतिम पत्थर को उसकी जगह पर लगाया और मैंने उसे पूरी तरह प्लास्टर कर दिया। इस नए निर्माण के सहारे मैंने हड्डियों के पुराने अवरोध को पुनः खड़ा कर दिया। आधी शताब्दी से किसी भी इंसान ने उन्हें नहीं हटाया है। चैन से सो।